बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आईमैन ने दुकान को आग लगवाकर बहुत बड़ी कमीनगी की है। ये खबर जहांगीर के लिए सदमे का बायस बनेगी। मैंने मुतासफाना लहजे में कहा। इस वक्त मैं वीरा से बहस के मूड में नहीं था। इसने बहुत मुश्किल से एक जायज कारोबार पकड़ा था। नई रुकावतों ने इसे भी आग लगा दी। गजाला का लहजा हमदर्दी से भरपूर था। तुम इसे जायज कारोबार कह रही हो? वीरा ने हैरत से पूछा। वो वहाँ जाली दवाएं बेच रहा था। वो भी इसी मुआशरे का एक फर्द है। दूसरों की देखा देखी गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन डैनी की तनबीह पर वो इस गलत काम से तायब हो गया। अव्वल खान ने जहांगीर की सफाई पेश की। अब इन गलतियों का जिक्र मत करो जिनसे वो सच्चे दिल से तौबा कर चुका है। डैनी इत्तफाक से इसके मामलात में मुलव्वस ना हुआ होता तो वो आज भी डंके की चोट पर जाली दवाएं बेच रहा होता। वीरा हट दर्मी पर तुली हुई थी। डैनी तुमसे ना टकराया होता तो तुम भी आज शी में हीरवन और हथियारों का घिनौना धंधा कर रही होती। सुल्तान शाह ने जलकर कहा। तुम तो मेरे लहू के प्यासे हो। शर फैलाने वाले हर गलत काम के पीछे तुम्हें मेरा नाम कार फरमा नजर आता है। वीरा झुंझला गई। तुम सरापा शर हो। सुल्तान शाह भी इसे सुलगाने पर तुल गया। तुमसे कभी खैर का कोई अमल सरजद हो जाए तो मुझे हैरत होती है। तुम तो किसी को हैरान होने का मौका भी नहीं देते। मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। मेरे गिरेबान के पीछे एक शफाफ सीना है, जिसके पीछे एक दर्दमंद दिल धड़क रहा है। सुल्तान शाह ने सीना फुलाकर फख्र से कहा। ये बहस बंद करो। मैंने खुश्क लहजे में इन दोनों को डांट दिया। हम ली मार्केट जा रहे हैं। ओह, तो क्या हम सब वहाँ जाएंगे? वीरा ने अपना गुस्सा बोलकर मुसर्रत अमेज लहजे में पूछा। इसने मेरी बात से वही मतलब अखज किया था जो मैं इसे समझाना चाह रहा था। इसके चेहरे पर यकायक खुशी नाचने लगी थी। पूरा दिन गुजर चुका था। इस वक्त हमें सोने के सिवा कोई और काम नहीं था। मैंने ये सोचकर सबको अपने साथ ले जाने पर रजामंदी जाहिर की थी कि इस बहाने गजाला को मेरे साथ हवाखोरी का मौका मिल जाएगा। हम चारों अव्वल खान की गाड़ी में आसानी से समा सकते थे। सब बिस्तरों से निकलकर यकजा हुए थे, इसलिए मामूली सी तैयारी जरूरी थी। चंद मिनट बाद हमारी गाड़ी गुलशन इकबाल से नश्तर रोड पर आ चुकी थी, जो ली मार्केट तक पहुंचने की मुख्तसर तरीन राह थी। इस वक्त हमारा और आईमैन का स्कोर बराबर है। रास्ते में वीरा ने जुबान खोली। गाड़ी की खुली हुई खिड़की से लगने वाली खुशगवार हवा ने इसका रहा सहा नशा भी जायल कर दिया था। तुम किस स्कोर की बात कर रही हो? सुल्तान शाह की आवाज से खफगी मुतरशा थी। इसके रिकॉर्ड पर अनगिनत बदमाशियां हैं। हम इनसे इज्तनाब करते हैं। अरे, वीरा की तहैयर ज़दा और बेसाख्ता आवाज गूंजी। इस वक्त तुम्हें उर्दू का हैजा हो चुका है। इज्तनाब का लफ्ज मैंने पहली बार तुम्हारी जुबान से सुना है। आदमी से कभी कभार गलती हो जाती है, इसे माफ कर दिया करो। गजाला ने वीरा से सिफारिश की और बात कहकहों में दब गई। तुम किस स्कोर की बात कर रही थी? चंद सानियों के सुकूत के बाद अव्वल खान ने वीरा से सवाल किया। मेरा इशारा बीम गन के इस्तेमाल की तरफ था। इसने नादर के बाद आज भागते हुए एक घरेलू मुलाजिम को निशाना बनाकर स्कोर बराबर कर लिया है। वो ठीक कह रही थी। हमारी तरफ से जलाल ने विनोद को मारा था और मैंने फाल्कन हाउस में स्याह फार्म जैक स्मिथ को बीम गन के जरिए मौत की नींद सुला दिया था। कोई और समझे या ना समझे, सुबह तक आईमैन अंदाजा लगा लेगा कि इस वक्त डैनी जहांगीर की मदद के लिए मैदान में उतरा हुआ है। अव्वल खान ने पुरख्याल लहजे में कहा। दूसरे लोग इस शशोपंज में मुब्तला हो सकते हैं कि कहीं आईमैन ने धोखे से अंधेरे में जैक को निशाना न बना लिया हो, लेकिन आईमैन मैंने इसकी बात दरमियान से उचक ली। अभी तक इसे इल्म नहीं हुआ होगा कि फाल्कन हाउस में कैसी खूनरेजी हुई है। वो
अपनी शिकस्त पर चिल्लाया हुआ है। जब इसे सुबह के अखबारात से ये इल्म होगा कि जैक के कत्ल का इल्जाम इसके सर पर डाला जा रहा है तो इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। आपस में इधर उधर की बातें करते हुए हम ली मार्केट के इस इलाके में पहुंच गए जहां गोल्डन फार्मेसी वाक़या थी। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इस गुंजान आबाद इलाके के बेशतर मकीन खौफो हरास के आलम में घरों से निकलकर आतिशज़दा दुकान के सामने से गुजरने वाली सड़क पर जमा हो गए थे। दुकान के सामने 2 फायर इंजनों का अमला मलबे के सुलगते हुए हिस्सों की चिंगारियां सर्द करने में मसरूफ था। फिजा में धुएं और जली हुई मुतफरक एशिया की तेज और नागवार बू फैली हुई थी। आग के शोले सर्द हो चुके थे, लेकिन 2 मंजिला इमारत जलकर स्याह हो चुकी थी। भीड़ में कहीं कहीं पुलिस वालों की टोपियां भी नजर आ रही थी। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि आईमैन की बर्बरियत का अजाब दूर तक नहीं फैला था। फार्मेसी जलकर राख हो गई थी। ऊपरी मंजिल के 24 दरवाजों और खिड़कियों वगैरह की जगह जा बेजा अंगारे चटकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन गनीमत ये था कि आग के शोलों ने इर्द गिर्द की दुकानों वगैरह को अपनी लपेट में नहीं लिया था। शायद इसकी वजह यह थी कि इस इलाके फायर स्टेशन फार्मेसी से ज्यादा दूर नहीं था। हमले के अफराद फिजा में भड़कते हुए शोले और धुएं के बादल देखते ही जाए वारदात पर पहुंच गए थे। इस वक्त यहाँ इंसानों का समंदर नजर आ रहा है। जिस वक्त आग लगाई गई यहाँ खासा सन्नाटा था। अव्वल खान बुड़बुड़ाया। वो सड़क ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी गई थी। बसें और हर किस्म की गाड़ियां मुतबादल गलियों में घुस रही थी। अव्वल खान ने जगह देखकर अपनी गाड़ी किनारे से लगा दी। वहाँ सन्नाटा था। क्या इरादा है तुम्हारा? वीरा मुस्तरबाना लहजे में सवाल कर बैठी। फार्मेसी के ऊपर रिहायशी मकान था। अव्वल खान ने तफक्कर अमेज आवाज में कहा, जरा पता कर लूं कि कोई जला तो नहीं है। ये बात तुम अपने आदमियों से भी मालूम कर सकते हो। वीरा बोली, यहाँ रुकने या उतरने की जरूरत नहीं। हमें जो कुछ देखना था देख लिया। अब यहाँ से निकल चलो। मेरे उतरने से तुम्हें क्या वहशत हो रही है? अव्वल खान ने दबी दबी मगर तेज आवाज में पूछा। इस बेहंगम भीड़ में इसके आदमी मौजूद हो सकते हैं। बिला वजह इनके निशाने पर जाने की कोशिश मत करो। वो हमें नहीं जानते, हम इन्हें नहीं पहचानते। इस भीड़ का हमें भी इतना ही फायदा हासिल है जितना इन्हें है। तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर अव्वल खान वीरा की मजीद कोई बात सुने बगैर तेजी से गाड़ी से उतर गया। ये मर्द बड़े सरकश होते हैं, अपने सामने किसी को खातर में नहीं लाते। वीरा की आवाज उभरी। शायद वो गजाला से अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सरकशी और दिलेरी में फर्क होता है। सुल्तान शाह ने दखल अंदाजी को अपना हक तस्वर करते हुए कहा, दिलेरी और हौसले के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अव्वल खान दिलेर था और गाड़ी रोककर उतर गया। तुम क्यों चूहेदान में छुपे बैठे हो? वीरा ने तड़क कर भरपूर वार कर डाला। लो, मैं भी उतर जाता हूँ। सुल्तान शाह ने अपनी सिमत का दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरकर इसी सिमत में हो लिया जिधर अव्वल खान गया था। वीरा का तंज इस कदर भरपूर और बेरहमाना था कि सुल्तान शाह के पास कोई मुतबादल चारा नहीं रहा था। देखो अब ये दोनों दिलेर क्या जोक मार कर आते हैं। वीरा की आवाज से बरहमी मतरशा थी। खुदा के लिए ये जहर अफशानी बंद कर दो। ऐसा ना हो कि हम में से कोई और गाड़ी से उतरकर इन दोनों के पीछे चल दे। मैंने तेजी से कहा। औरतें तो बेचारी बुज़दिल होती हैं। वीरा ने एहतजाजिया अंदाज में जवाब दिया। ये हमकाना हरकत तुम कर सकते हो क्योंकि इस वक्त गाड़ी में इकलौते मर्द सिर्फ तुम ही हो। वीरा के जवाब पर मैं बिना कर रह गया, मगर मैंने अपनी जुबान बंद रखी। मैं जानता था कि मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरे जवाब में मज़ीद इश्तियाल अंगेजी करेगी और मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। अव्वल खान ने जहाँ अपनी गाड़ी पार्क की थी वो जगह तमाशाइयों की भीड़ के मुकाबले में सुनसान पड़ी हुई थी, मगर फिर भी कुर्बो जवार से मुतअद्दिद बौखलाए हुए मुतजस्सिस अफराद गुजर रहे थे जो आतिशज़दगी के बारे में शायद सब कुछ जान लेना चाहते थे। मैं ऊंची आवाज में कोई बात कहकर इस गाड़ी के सवारों को बदहवास राहगीरों की तवज्जो का मरकज नहीं बनना चाहता था। मैं बिला वजह ही वीरा की तलख नवाई की जात में आ गया, वरना मेरी मुसालियाना कोशिश से पहले इसने अपनी सारी तवज्जो सुल्तान शाह पर मरकूज की हुई थी। शायद वीरा ने भी अंदाजा लगा लिया कि लड़ने के लिए वो जगह मौजू नहीं थी। वो खिड़की से सर निकाल कर खामोश बैठ गई। गोल्डन फार्मेसी
फरमाइशी में आग लगने की वजह से इस इलाके के बरकी तार भी शॉर्ट सर्किट से जल चुके थे और एक वसी इलाका गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। इस तारीकी में एक बड़े हजूम के पेश मंजर में दुकान वाली इमारत की धुआं उगलती और अंगारे चटखाती हुई आग खासी भयानक नजर आ रही थी। अव्वल खान इज़्तिरारी तौर पर गाड़ी रोककर उतरा था और फिर अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ता चला गया था। किसी नागहानी जरूरत के पेशे नजर इसने चाबी अग्निशनी में लगी हुई छोड़ दी थी। इसे अपने पीछे किसी की आमद का इल्म नहीं था। मुझे डर था कि सुल्तान शाह अंधेरे में दूर तक फैली हुई भीड़ में भटकता रहेगा लेकिन अव्वल खान तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे जहन पर ये सोच कर झुंझलाहट तारी होने लगी कि अव्वल खान के लौट आने के बाद हमारा वक्त सुल्तान शाह के इंतजार में बिला वजह जाया होगा। मुझे इस जहनी खौफ से ज्यादा देर तक नहीं गुजरना पड़ा। इधर उधर से मुनक़िज़ होने वाली धुंधली रोशनी में मुझे धुएं जैसी भीड़ में से अव्वल खान का हेबला नमदार होता हुआ नजर आया तो मेरा दिल खुश हो गया। मजीद खुशी इस वक्त हुई जब सुल्तान शाह भी इससे चंद कदम के फासले पर आता हुआ नजर आया। दोनों सूरमा आ रहे हैं। वीरा की जुबान की खारिश ने इसे खामोश नहीं रहने दिया। वो खुद कलामी के अंदाज में ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई थी, देखते हैं कि ये कौन सी तोप पर तीर मारकर आए हैं। इस बार मैंने नागवारी के किसी मौहूम तरीन एहसास के बगैर इसकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी। अव्वल खान ने आते ही अपनी निशिस्त संभाल कर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस असना में सुल्तान शाह पिछली सीट पर सवार हो चुका था। गजाला इसके और वीरा के दरमियान दबी हुई बैठी थी। शायद इसने इन दोनों के दरमियान नोच खसोट के इम्कानात के पेश नजर अपने लिए वो जगह मुंतखब की थी। क्या खबरें लाए हो? गाड़ी का यू टर्न मुकम्मल होते ही वीरा ने सवाल दाग दिया। ऐसे मौके पर खबरें कम मिलती हैं, अफवाहें ज्यादा होती हैं। मेरा ख्याल है कि 2 बच्चों के झुलसने की इतला दुरुस्त हो सकती है। अव्वल खान ने सड़क पर से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। 2 मासूम बच्चों के झुलसने का ख्याल भी खासा दर्दनाक है। गजाला बोली, इनका क्या कसूर था? इन खून आशाम भेड़ियों ने दुकान को आग लगाते हुए ये भी नहीं सोचा कि ऊपर औरतों और बच्चों के साथ कोई रहता है। पेट्रोल की आग तेजी से भड़की तो क्या होगा। इस किस्म के वहशियाना तसादम में कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वीरा ने बेपरवाना लहजे में कहा। दुश्मन को बुरी तरह पीस डालने का इंतकामी जज्बा सबसे पहले अकल और होश को अपनी खुराक बनाता है और गयों के साथ गुन भी पिस जाता है। दुकान के साथ पूरी इमारत भी तबाह हो गई। गजाला मुतासफाना लहजे में बोली, इसके खंडरात मरम्मत के काबिल नजर नहीं आते। अच्छा है, अब इसकी जगह प्लाजा बन जाएगा। वीरा की आवाज में सदमे का कोई तासर नहीं था। वो कह रही थी, इस इलाके की बेशतर इमारतें बहुत पुरानी और बोसीदा नजर आती हैं। हर मालिक इन्हें गिराकर नई और ऊंची इमारतें बनाना चाहता होगा, मगर किराएदारों से आसानी से निजात मिलनी मुमकिन नहीं है। आग के बहाने बिल्डिंग खुद ब खुद खाली हो जाएगी। अब ये ना कह देना कि आई मैन इस बिल्डिंग के मालिक के इशारों पर नाच रहा है। सुल्तान शाह ने गहरे तंज से कहा, मैं चाहूँ तो जरा सी देर में ये भी साबित कर सकती हूँ। वीरा इसकी तंजिया बात को फौरन दूसरे पैराए में ले गई और चैलेंज करते हुए बोली, मैं 5 मिनट में तुमको कायल न कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। करते हो बहस मुझसे? तुमसे बहस करने के लिए बैल का मगज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सुल्तान शाह ने हथियार डाल दिए। 2 बच्चों के जलने के बारे में एक फायरमैन ने बताया है। अव्वल खान का जहन मुसलसल इसी वारदात में उलझा हुआ था। ये लोग बहुत तजर्बेकार होते हैं। वो कह रहा था कि इनमें से एक बच्चा बहुत बुरी तरह जला है। खुदा इसे अपने हिफ्जो अमान में रखे। जब से इसका नाम सामने आया है हमने इसे एक जगह टिकने नहीं दिया। वो मुसलसल भाग रहा है। मैंने कहना चाहा मगर वीरा ने मेरी बात दरमियान से उचक ली। अभी तक इसके सितारे इसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए तुम इसे भगा रहे हो। इसे
इसे अपने कदम जमाने का मौका मिल गया तो वो बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये पिछले सुपर आई मैन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मैनो क्या चीज होती है? इस बार सुल्तान शाह का लहजा मासूमाना था। मैन की जमा मिन होती है, तुम सुपर आई मैन भी कह सकती थी। तुम लोग उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हर अंग्रेजी लफ्ज का यही हशर करते हो। तुम्हारे साथ रहकर मेरी आदत भी बिगड़ गई है। वीरा बोली, तुम पढ़ी लिखी और अमरीकी हो, ये बदकलामी तुम्हें जेब नहीं देती। सुल्तान शाह असूल से हटकर अचानक जातियात पर आ गया। फिर टेबल, मोटर, इंजन, ट्रेन और ऐसे सैकड़ों अल्फाज के लिए तुम कौन सी जमा इस्तेमाल करोगे? बात सुनने वाले के सर पर से गुजर जाएगी। आज तुम दोनों बार बार बहक रहे हो। अव्वल खान ने हल्की सी खफगी से कहा, ये इनको एक साथ खुली हवा में बाहर निकालने का नतीजा है। अपने अपने कमरों में ये नॉर्मल रहते हैं। मैंने तलखी से लुकमा दिया। वो हमारे कमरे हैं, पिंजरे नहीं हैं। वीरा मेरे लहजे पर बुरा मानकर बोली, मैंने भी कमरों का जिक्र किया था, पिंजरों की बात नहीं की थी, मगर अब इस इम्कान पर भी गौर करना पड़ेगा। मैंने तफहीमी अंदाज में जवाब दिया, जैसे वीरा ने मेरी कोई उलझन आसान कर दी हो। अव्वल खान का कतई मूड नहीं था, मगर वीरा के इसरार पर इसे गाड़ी सदर की तरफ मोड़नी पड़ गई, जहां बोहरी बाजार के करीब नुक्कड़ पर बलोच आइसक्रीम की मशहूर दुकान वाक़या है। आइसक्रीम खाने के सवाल पर सुल्तान शाह और गजाला ने भी इख्तलाफ बुलाकर वीरा का पूरा साथ दिया था। घर से रवाना होते हुए किसी ने मुनासिब तैयारी की जरूरत महसूस नहीं की थी। नामुनासिब लिबास की वजह से दोनों औरतें गाड़ी से उतरे बगैर आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होती रहीं। सुल्तान शाह ने इनका साथ दिया। मैं गाड़ी से उतरकर अव्वल खान के साथ तबादला ख्याल में मसरूफ हो गया। वहां से रवानगी तक मेरे जहन में ये यकीन समा चुका था कि आई मैन के गिर्द हमारा घेरा तंग हो गया था और इसका खात्मा किसी भी लम्हे हो सकता था। जब तक मैडम फरजाना हमारी गिरफ्त में नहीं आई थी। आई मैन की रस्सी दराज थी, इसकी जात इसरार के बीज पर्दों में छुपी हुई थी। लकब के सिवा इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। चोपड़ा को अपने तौर पर घेरने के चक्कर में वीरा अगर जोशी को फोन पर ना छेड़ती तो शायद हमें कानो कान भी पता न चलता कि आई मैन हमारे शहर में बैठकर इत्मीनान से अपनी रेशा दवानियों में मसरूफ है। जोशी हमारे हाथ नहीं आ सका। वो अपने राज सीने में लिए राजा के हाथ वासले जहन्नम हो गया, लेकिन हम राजा की राह पर लग चुके थे। ये वीरा की नर्सिंग का कमाल था कि राजा हमसे धोखा खा गया। इसके जरिए पहली बार नए आई मैन का नाम हमारे सामने आया। आई मैन का नाम लेने के बाद वो फंस गया और आखिरकार इसे वो फोन नंबर बताना ही पड़ गया जिस पर वो आई मैन को अपनी रिपोर्ट दिया करता था। वो फोन नंबर डिफेंस के B52 बंगले का था। अपनी छठी हिस्स की किसी कारगुजारी के तहत आई मैन वहां से बर वक्त फरार होने में कामयाब हो गया। हम पहुंचे तो खाली मकान हमारा मुंह चढ़ा रहा था। इसका वो सुराग खो देने के बाद हम अंधेरे में हाथ पैर मारते रह जाते, लेकिन आई मैन की उजलत ने सूखे दानों पर पानी डाल दिया। इसे मुझे यानी डैनी को ठिकाने लगाने की उजलत थी। इसी उजलत में इसने गोल्डन फार्मेसी में जहांगीर पर डोरे डालने की कोशिश की और मुझसे सामना हो जाने के बावजूद वो दोबारा बच निकलने में कामयाब हो गया। इस बार हमें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ रुपोश था। हमेशा की तरह इस बार भी एक मामूली बात ने हमारी मदद की। एक रोज पहले फार्मेसी के मनीर नामी मुलाजिम को 2000 रुपए देने वाली फरजाना बज़ाहिर गैर अहम नजर आ रही थी, लेकिन हमने इस पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। जिस वक्त आई मैन अव्वल खान की फायरिंग से खौफजदा होकर भाग रहा था, STF का एक जवान मतवक्को मुकाम से मैडम फरजाना को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो हमारी इस रोज की काबिशों का पहला समर था जो हमारे हाथ आया था। फरजाना इस गिरोह से बाहर की औरत थी जो आई मैन के बारे में सरे से कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुसीबत सर पर आ जाने के बाद इसने खालिद की निशानदही की, जिसने फरजाना से अपने देरीना मुरासिम की बिना पर इसे मनीर को एक मुकर्ररा वक्त पर कुछ देर के लिए बाहर उलझाए रखने के अहम काम पर मामूर किया था। इब्तदा में ये बात सिरे से मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि
एक फैशन एबल औरत ने चंद बेसरोपा बातों के एवज मुनीर को 2000 रुपए की रिश्वत क्यों दी थी, मगर बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि खालिद ने वो सरमायाकारी बिला सबब नहीं की थी। इसे अगले दिन 2 बजे फार्मेसी पर पहुंचना था। अपनी इस हरकत के जरिए इसने कोशिश की थी कि इसके आने के वक्त दुकान में 2 के बजाय सिर्फ 1 मुलाजिम मौजूद हो, ताकि वो गड़बड़ के किसी खतरे के बगैर अपना काम पूरा कर सके। फरजाना से हमें बराह रास्त कोई कारआमद बात मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इसकी निशानदही पर हमने एक मुकाबले के बाद खालिद को पकड़ लिया। खालिद शी के मुकामी सरबराह के लिए काम कर रहा था। वो कच्चे आदमियों को अपने साथ नहीं मिलाता था। राजा की तरह खालिद ने भी कलाबाजियां खाने की कोशिश की, लेकिन वीरा की बेरहमाना मार ने कुछ ही देर में इसके सारे कसबल निकाल दिए और वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि B52 से फरार होने के बाद आईमैन बूट बेसन के इलाके में कच्चे बरसाती नाले के किनारे बने हुए एक मकान में रुपोश था। बाद में पता चला कि आईमैन की नई कमीगाह फाल्कन हाउस के नाम से मौसूम थी। आईमैन इन लोगों में से था जिन पर पत्ता खड़का बंदा फड़का वाली मिसाल सादक आती है। वो तेजी से ठिकाने बदलने का आदी था। इसे जरा भी भनक मिल जाती कि खालिद किसी के हथे चढ़ गया है तो वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फाल्कन हाउस से भाग जाता। इस अंदेशे के पेश नजर हमने वक्त जाया किए बगैर इसी शाम फाल्कन हाउस पर दावा बोल दिया। ये हमारी मुकद्दर की खराबी थी कि फाल्कन हाउस में कई कामयाबियां हासिल होने के बावजूद आईमैन बच निकला, मगर कैली जख्मी हालत में हमारे हाथ आ गई थी। आईमैन ने गोल्डन फार्मेसी को आग लगाकर जिस वहशत व बर्बरियत का मुजाहरा किया, इससे साफ नजर आ रहा था कि आईमैन को सूरत से लगाम न दी गई तो वो शहर में बहुत कुछ कर गुजरेगा। फरजाना के पकड़े जाने के बाद पेश आने वाले वाकयात काफी हौसला अफजा थे। खालिद दोपहर को आईमैन का हमसफर था, लेकिन ये बात हैरान कुन थी कि इसने कभी भी आईमैन को नहीं देखा था। मैंने अपने तौर पर ये इत्मीनान कर लिया था कि खालिद इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। राजा के लिए आईमैन महज एक आवाज का नाम था जो वो फोन पर सुनता था। आईमैन ने कभी इसको अपने सामने नहीं बुलाया था, मगर खालिद की बात मुख्तलिफ थी। इसे मैंने खुद आईमैन के साथ इसकी गाड़ी में फरार होते देखा था, मगर खालिद का कहना था कि आईमैन से जब भी इसका सामना हुआ वो सर से पांव तक स्याह और चुस्त लिबास में मलबूस होता था। इस दोपहर को भी इसने अपने जिस्म का हर हिस्सा छुपाया हुआ था। चेहरा छुपाने के लिए इसने गाड़ी में मास्क लगाया हुआ था। इस मास्क के साथ वो तारीक शीशों वाली गाड़ी में सफर कर सकता था, मगर नीचे उतरकर लोगों में घुल मिल नहीं सकता था। अपनी इसी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए आईमैन ने अपनी स्याह गाड़ी से बाहर कदम नहीं निकाला था। खालिद को फार्मेसी पर भेजकर मुझे अपने पास तलब कर लिया था। हम इसके करीब पहुंच चुके थे। मुझे जाती तौर पर इसकी एक झलक देखने का मौका मिल चुका था, लेकिन इसके खदोखाल समेत इसकी कोई ऐसी शनाख्त मेरी नजरों में नहीं आ सकी थी जिसकी बिना पर इसे अलग से पहचाना जा सके। सिर्फ इसकी आवाज और लहजे की बिना पर यह कहा जा सकता था कि वो अमरीकी नजाद है, वरना इसकी और कोई पहचान हमारे पास नहीं थी। B52 के नंबर पर फोन करने के बाद मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि कैली दिन रात इसके साथ रहती थी और आईमैन के लिए आने वाला हर फोन पहले वही सुनती थी। ये बाद में खालिद ने भी मेरे इस अंदाजे की तायीद कर दी थी। वो ये बताने से कासर रहा था कि कैली और आईमैन के दरमियान क्या रिश्ता था, मगर मैं बड़े मुजरमों के साथ पेश आने वाले तजर्बात की बिना पर यह बात समझ चुका था कि इन दोनों के दरमियान कोई पाकीज़ा रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। हर बड़ा और खतरनाक मुजरम दौलत के अंबार लगाने की धुन में लगा रहता है और यही हवस हर जुर्म की मुहर्रिक बनती है। मुजरम अपने बाल बच्चों के लिए काला धन कमाता है। इसकी फितरी ख्वाहिश होती है कि वो लोग मुसीबत के साए तक से महफूज रहें। वो ये खतरा मोल नहीं लेता कि खतरनाक महमात पर इन्हें अपने साथ लिए फिरता रहे। मुझे यकीन था कि अगर आईमैन अयालदार था तो इसके बीवी बच्चे किसी अमरीकी रियासत में अमन सुकून से पुरतायश जिंदगी गुजार रहे होंगे। वो
वो अपने हैवानी जज्बों की तस्कीन के लिए एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ लिए फिर रहा था, जो आम हालात में इसकी सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देती थी और खलवत में शायद इसकी खुश अदा दाश्ता बन जाती थी। कैली से मेरी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। मैंने इन दोनों के मुरासम के बारे में जो अंदाजा लगाया था, इसकी बिना पर मुझे उम्मीद थी कि कैली इसकी शनाख्त के बारे में बहुत कुछ बता सकेगी। ये मुमकिन ही नहीं था कि आईमैन इसके सामने शबो रोज नकाब पहने रहता हो। हम गुलशन इकबाल में अपने घर वाली गली में दाखिल हुए तो मुझे दूर ही से अपने दरवाजे के सामने जलाल की गाड़ी नजर आई और मैं चौंक पड़ा। इस वक्त इसकी आमद खाली अज इल्लत नहीं हो सकती थी। इसने बताया था कि वो इसी रात की प्रवास से इस्लामाबाद वापस जाने वाला था। अरे हमारे गेट के सामने किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? वीरा की तहय्यरज़दा आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे ये जलाल की गाड़ी नजर आ रही है। आजकल वो हमारे घर के काफी फेरे लगाने लगा है, सुल्तान शाह ने जवाब दिया। मुझे शुबा था कि सुल्तान शाह मजीद कोई तबसरा करेगा, लेकिन इसने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई। इस दौरान में हमारा और जलाल की गाड़ी का दरमियानी फासला कम हो चुका था। सुल्तान शाह कदरे तवक्कुफ के बाद फिर बोल पड़ा, जलाल नजर नहीं आ रहा, गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर बैठा हुआ है। हो सकता है कि जलाल ने इसके हाथ कोई चीज भेजी हो। वीरा ने अपनी राय जाहिर की। किसी खुशगुमानी में न रहना, सुल्तान शाह बोला। इसने तुम्हारे लिए गुलदस्ता नहीं भेजा होगा। मुझे इसके किसी गुलदस्ते की परवाह भी नहीं है। ड्राइवर कोई पैगाम भी ला सकता है, वीरा ने चटक कर कहा। जलाल शादीशुदा है, वो तुम्हारे लिए पैगाम क्यों भेजेगा? अब तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं जामपड़ मार दूंगी। वीरा ने बजा तौर पर बरहमी का मुजाहरा किया। बात वहीं खत्म हो गई, क्योंकि इस असना में अव्वल खान अपनी गाड़ी जलाल की कार के पीछे रोक चुका था। जलाल का ड्राइवर अपनी निशिस्त छोड़कर नीचे आ गया था। तुम कब से आए हुए हो? मैंने उतरकर जलाल के ड्राइवर से पूछा। बस जी, कोई 10-15 मिनट हुए होंगे, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। इसका जवाब तशना और तजबजब में मुब्तला करने वाला था। मैंने कदरे झिझकते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? साहब के साथ आया हूँ, ड्राइवर ने इसी इत्मीनान के साथ कहा। साहब कहाँ हैं? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में सवाल किया। अंदर होंगे, मैं यहीं बैठा इनका इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर ने बेचारगी से बताया। वो चारों हमारे गिर्द खड़े हैरत से ये बातें सुन रहे थे। किसी के गुमान में नहीं था कि जलाल मुकफ्फल घर में पहुंच चुका होगा। हम तेजी से अहाते में दाखिल हुए तो घर का दरवाजा खुल गया। गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर जलाल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नमूदार हो चुका था। तुम इस वक्त यहाँ अंदर कैसे पहुँचे? मैंने इससे हाथ मिलाते हुए मुतहय्यर होकर पूछा। चंद घंटियां बजाने के बाद अंदर से जवाब नहीं मिला तो मैं तजबजब में पड़ गया। इसने हंसते हुए बताया, तुम्हारी गाड़ी अहाते में मौजूद थी। ये इम्कान भी नहीं था कि तुम चारों सो गए हो। फिर मेरा ख्याल अव्वल खान की तरफ ही गया। शायद ये तुम्हें हवाखोरी के लिए ले गए हो। मैंने गाड़ी में बैठकर इंतजार करने की बजाय पुरानी तरतीब का एक गुर आजमाया और तुम्हारे घर का ताला जवाब दे गया। तुमने बहुत अच्छा किया, वीरा महजूज होते हुए बोली। अपनायत इसी को कहते हैं। मैंने अपनायत का हक महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया है। जलाल ने हम लोगों के साथ ड्राइंग रूम में बैठते हुए बताया। ताला खोलकर ड्राइंग रूम में आया और टेलीविजन ऑन कर लिया। मैं अपने पेशे की वजह से प्राइवेसी का सख्ती से कायल हूँ। मैंने तुम में से किसी के कमरे में नहीं झांका। झांक भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कमरों में क्या रखा है? वीरा ने बेनियाजी से कहा। कम अज कम तुम ये नहीं कह सकती, जलाल ने हल्का सा कहा लगाकर कहा। लाहौर में तुम्हारी मेजबानी के दौरान में मुझे तुम्हारे हर शौक का इल्म हो चुका है। लो वो भी कह रहे हैं। सुल्तान शाह ने बरजस्ता एक मशहूर मिसरा पढ़ा और दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।